यस, ये इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। आपके एडवांस अकाउंटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, और सारे एमसीक्यूज आपके केस बेस्ड हैं। सिंगल सिंगल एमसीक्यू भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी केस स्टडी फॉर्म में ही आते हैं, तो आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज देखने हैं। ठीक है, अब उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखो, केस बेस्ड एमसीक्यू का कोई जितने कर लो उतने कम है, वैसे भी सोर्स ही बहुत कम अवेलेबल है, कहां से करोगे। उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एमसीक्यू भाई कोई सिंगल टॉपिक से आएगा, मिक्स होके भी एमसीक्यू आते हैं, जैसे 2-3 स्टैंडर्ड को मिक्स करके एक केस स्टडी बना दिया है। तो आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए, तो आप वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़े बहुत एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा देता हूँ। एक सेकंड। एक मिनट रुक जाओ यार, ये पेन नहीं चल रहा, फिर दोबारा दिक्कत है इसके अंदर। तो एमसीक्यू में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखो मैंने कुछ एमसीक्यू निकाले हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी एमसीक्यू कहीं से भी कर लो, आपके लिए इनसफिशिएंट ही है वो, बट स्टिल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए थोड़ा एक तरीका पता लग जाएगा एमसीक्यू कैसे आते हैं। तो कुछ केस स्टडीज वगैरह हम देखते हैं। मैं आपके कवर करने वाला हूँ आरटीबीज। आरटीबीज कौन कौन से, सितंबर वाला, मई वाला और जनवरी वाला, तीन तो आरटीबी देख लेते हैं। पीवाईक्यू देख लेते हैं सितंबर वाला, क्योंकि पीवाईक्यू जो मई में आया था उसके एमसीक्यू पब्लिक में नहीं आए थे, लेकिन सितंबर वाले आ गए थे पब्लिक, क्योंकि अब से इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू वाला पेपर भी देना शुरू कर दिया। प्लस एक आपका भी ना मॉक टेस्ट पेपर हो गया, जो सीरीज 1 हुई थी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीरीज 2 तो कल होगी, 9 दिसंबर से स्टार्ट होगी, तो उसमें जो एमसीक्यू आएगा वो आप फिर आप खुद से देख लेना। ठीक है, तो एमटीबी सीरीज 1। बट ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये सब भी कवर हो जाता है तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरीके से एमसीक्यूज को देखने वाले हैं और क्या क्या हमें एमसीक्यू में बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए जी, दिस शुड बी आवर कवरेज। ओके, सबसे पहले मैंने उठाया एमटीबी, जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था सीरीज 1, उसको उठाया और इसको देखते हैं हम क्या है। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पार्ट 1 होता है आपका 30 मार्क्स का। अब 30 मार्क्स के बाइफर्केशन देखो कैसे है, पहले एक बार बाइफर्केशन देख लो। पहला केस कितने मार्क्स का, 8 नंबर का। ठीक है, दूसरा केस कितने मार्क्स का, 8 नंबर का। ठीक है, तीसरा केस कितने मार्क्स का, दो ही केस स्टडीज हैं। उसके बाद फिर आपके दो दो मार्क्स के कितने हो जाएंगे, आपके 16 और 14, 7 क्वेश्चन होंगे, इसका मतलब 4 5 6 कितने हो गए 8 मार्क्स के फिर 3 होंगे ना ये। हाँ 3 है, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका है कि भी 3 केस स्टडीज आ गई आपकी 8-8 नंबर की, 24 नंबर तो ये हो गए। फिर आपके जो 2-2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन हो गए 6 नंबर, तो ये आपका 30 नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट पूछेगा कि भाई 8-8 नंबर की 3 केस स्टडीज पूछ ली और 2-2 नंबर के आपके 3 एमसीक्यूज पूछ लिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि केस स्टडी 8-8 की 2 और एक 6 नंबर की पूछ ले। ठीक है, 8-8 की 2 और 6 नंबर की पूछ ले, और यहां पर क्या करेगा, 3 की जगह 4 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर ये। ठीक है, तो कैसे भी हो सकता है, तो आप मान के चलो एग्जाम में 3 केस स्टडीज तो आएंगी आएंगी, 8-8 की भी 3 हो सकती हैं और 8-8 6 की भी हो सकती हैं। ठीक है, दो 8-8 की तो बनती हैं। ओके, और ये तो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके केस स्टडी बेस्ड ही है। ठीक है, चलो ओके, आइए लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू को पहले देखो, कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, तो आपको बहुत ध्यान से एमसीक्यू को पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर आ रहे हैं, फिर अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करके चलोगे। टाइम लिमिट लेकर चलना, मैंने एक वीडियो बनाई थी अलग से कि भी आपको पेपर पूरा कैसे करना है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, इसको आप 40 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा करना। पहले तो आपको अपना सब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे के अंदर अंदर निपटाना है, जितना भी हो जाए। उसके बाद लास्ट का 1 घंटा ना आपको एमसीक्यू के लिए रिजर्व रखना है। ठीक है, उसमें आप अपने एमसीक्यूज उठाओगे और 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपको 30 नंबर के एमसीक्यू खत्म करने हैं। लास्ट के 20 मिनट आपको जो पेंडिंग चीजें रह गई हैं उसके लिए जरूर छोड़ना है।
ठीक है। एमसीक्यू में पूरा 1 घंटा लगाने के लिए नहीं कह रहा मैं, 1 घंटे में से सिर्फ 40 मिनट्स कह रहा हूं आपको लगाने के लिए। अब 40 मिनट्स में जितना आप कर पाओ कर दो, जो बचेंगे उसमें थोड़े बहुत आप तुक्के भी लगा सकते हो, देखा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कवरेज आपको रखनी है। पहला केस स्टडी पढ़ो। फ्लाई लिमिटेड मेड अ सेल ऑफ ₹7 लाख टू विंग्स इंटरनेशनल इन मई 2023। ठीक है जी, तो फ्लाई लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या करा जी, सेल करी है टू विंग्स इंटरनेशनल, ओके, एंड रिकॉग्नाइज्ड trade receivables which was initially recorded at a prevailing exchange rate on the date of sale, transaction recorded at $1 is equal to 79.4। क्या कह रहा है ये? वो कह रहा है 7 लाख रुपए की INR में अमाउंट दे रखा है आपको, सेल करी है उसने, एक इंडियन कंपनी है, उसने आउटसाइड कंपनी को क्या करी है, आउटसाइड इंडियन कंपनी को, फॉरेन कंपनी को सामान बेचा है, तो डेटर आगे होंगे। ठीक है, कितने के डेटर आ रहे हैं? 7 लाख रुपए के, लेकिन वो किस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है? 79.4 पे। तो बताओ कितना डॉलर होगा, निकाल सकते हो ना, 7 लाख डिवाइडेड बाय 79.4, तो कितने डॉलर की ट्रांजेक्शन हुई है? 7 लाख डिवाइडेड बाय 79.4, तो ये आ रहा है 8816.12। ठीक है, देखो डॉलर में पॉइंट्स तक लेना आपको, राउंड फिगर मत करना। ठीक है, तो डॉलर 8816.12 आ रहा है कि इतने में सेल करी होगी। ठीक है, the company also took a loan from a US company for ₹10 lakh in December 23, which was initially recorded at a prevailing exchange rate on the date of transaction, and transaction is recorded at $1 is equal to 81.1। तो ये भी लोन भी निकाल दो, डॉलर में कितने का लिया हुआ है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 81.1, 12330.46। ठीक है, 31 मार्च 23 को जो डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया वो कितना हो गया? 83.3। क्वेश्चन कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन तो। ठीक है, वो क्या मांग रहा है? वो कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बताना है आपको 31 मार्च 24 पे, रीस्टेट करोगे। ठीक है, 79.4 पे रिकॉर्डेड है, अब आपको 83.3 पे चाहिए, तो दिस 8816.12 को 83.3 से मल्टीप्लाई कर दो। 8816.12 इंटू 83.3, 734382 समथिंग आ रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन। ये कैसे निकाला है? ये निकाला है डॉलर 8816.12 इंटू में ₹83.3। कोई भी आपको एमसीक्यू में कैलकुलेशन दिखाने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन लेके आना है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, ऑप्शन लिखो, तभी तो इसमें टाइम बचता है। ठीक है, और हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का है, तो एक ठीक 2 नंबर पक्के है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। हाउ मच इज द रिपोर्टिंग डिफरेंस इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल? बताओ, ट्रेड रिसीवेबल में रिपोर्टिंग डिफरेंस मतलब वही एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? 79.4 से 83.3 हो गया, बताओ गेन है या लॉस है? ट्रेड रिसीवेबल्स में डॉलर का रेट बढ़ रहा है, गेन है या लॉस है? गेन है, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलेगा, तो गेन है। 83.3 इंटू 79.4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 लाख माइनस 34,000 समथिंग का गेन है, 3483 का गेन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट है ना, गेन है ना, गेन। ठीक है, लोन का क्लोजिंग बैलेंस बताओ, लोन का क्लोजिंग बैलेंस बताओ। लाइबिलिटी बढ़ रही है, देखो डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो एक्सचेंज लॉस होगा। पहले लोन का क्लोजिंग बैलेंस बता दो, 12330.46 इंटू 83.3, 12330.46 इंटू 83.3, 1027 127 समथिंग, सेकंड ऑप्शन। फिर वो मांग रहा है आपसे रिपोर्टिंग डिफरेंस, तो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा? 27 127, 27 127 का लॉस है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। वेरी इजी, 8 नंबर का क्वेश्चन, AS 11 का, बेहद आसान। ठीक है, अच्छा AS 11 ना अभी तक किसी भी अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया। ठीक है, मुझे लगता है इस बार आ सकता है AS 11 एक्सचेंज डिफरेंस, क्योंकि ये कोई हल्का फुल्का AS नहीं है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट AS में आता है। ठीक है, और दोनों टाइम में अभी तक नहीं पूछा गया, तो पूरा तैयार रहो कि इस टाइम में AS 11 का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे केस स्टडी डाल दी इन्होंने MTP में, तो केस स्टडी भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन आसान होगा, बहुत बहुत आसान होगा। क्लियर है क्वेश्चन? इसलिए मुझे MTP में दम नहीं लगता, क्योंकि MTP में क्वेश्चन अच्छे इतने होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, केस स्टडी नंबर 2, AS 13 पे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से पता लग गया मुझे AS 13 और कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है वो। एक्स लिमिटेड परचेज्ड 3000 शेयर्स इन अमेजिंग लिमिटेड इन दिसंबर 2023
at ₹100 each and paid brokerage 1%. Okay. In May 2024, Amazing Limited issued bonus shares at 1 for every 3 shares held by the shareholder. तो कितने शेयर हो गए आपके? 1000 बोनस शेयर्स हो गए. X sold 1000 शेयर्स इन सितंबर 24 एट 110 ईच. ठीक है, ये बेच दिए 110 रुपए में. आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, after issue of bonus, shares were quoted at 95. in December 2024 the shares were quoted at 70. ठीक है, क्या मेरे लिए 95 किसी काम की वैल्यू है? क्या मेरे लिए 95 किसी काम की वैल्यू है? सोचो, क्या मेरे लिए 95 किसी काम की वैल्यू है? 70 तो काम की वैल्यू है, क्योंकि भी क्लोजिंग डेट पे जो मेरा मार्केट वैल्यू है उससे तो मेरे को फेयर वैल्यू पता लगेगी, तो काम की वैल्यू है. लेकिन 95, सर 95 तो किसी काम की वैल्यू है ही नहीं. ये तो कह रहा है बोनस के बाद शेयर का प्राइस इतना हो गया. शेयर जो बेचे वो 110 में बेचा. अगर ये 110 गिवन नहीं होता ना, फिर मैं 95 ले लेता. अगर ये 110 गिवन नहीं होता, फिर मेरे लिए काम हो जाता 95 पे मैंने शेयर बेचे होंगे, फिर मैं ये अज्यूम कर लेता. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि 110 पे बेचे हैं, तो आपके लिए 95 मेरे हिसाब से किसी काम की वैल्यू नहीं है. बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं. What would be the carrying amount of cost of investment after sale of share as per AS 13? बताओ, carrying amount बताओ of investment after sale. निकाल लो कितनी इन्वेस्टमेंट बची है आपकी. 3000 और एक 4000, 3000 बची है ना, तो 3000 के हिसाब से कैरिंग अमाउंट बता दो. कौन सा मेथड लगाओगे, वेटेड एवरेज लगाओगे या फीफी? वेटेड एवरेज लगा लो. देखो ब्रोकरेज है ना, तो कितने का हो गया 100. हाँ, 3000 इंटू 100 ब्रोकरेज प्लस 1%, 3,03,000. 3,03,000 प्लस, अच्छा और तो कुछ होगा नहीं, डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 3000. 227,250. ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है. ठीक है, ये पता लगा कैसा है 227,250. आपकी देखो कॉस्ट कितनी है, 3000 इंटू 100 प्लस 1%, 3,03,000 ये आपकी कॉस्ट है. बोनस शेयर्स की तो कोई कॉस्ट होती नहीं है. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 3000 प्लस 1000 बोनस डिवाइडेड बाय 4000, और कितने बचे हैं आपके? 1000 तो बिक गए, तो बचे कितने? 3000. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट इज, जो कैरिंग अमाउंट है वो आपका कितना है? 227,250. बट इसको फेयर वैल्यू से भी तो कंपेयर करोगे. ठीक है, फेयर वैल्यू कितनी है? 3000 इंटू 70. लेकिन वो आफ्टर सेल कह रहा था, आफ्टर सेल. अब काम की है वैल्यू. आफ्टर सेल हमारी वैल्यू है 95. आफ्टर सेल हमारी वैल्यू है 95. ठीक है, तो 95 के हिसाब से अगर निकालते हो तो ज्यादा बनेगी वैल्यू, तो आपके लिए 227 हो जाएगा. वो आफ्टर सेल बोला है उसने. ठीक है, दिसंबर में नहीं बोला, बुक्स में जब क्लोज हो रही है तब नहीं बोला. ठीक है, तो 227 विल बी द वैल्यू. कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स क्या रहेगी? नील. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स? नील. बोनस शेयर की कॉस्ट नील. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स, ये बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर, आपने बोनस शेयर बेचे हैं, तो बताओ कितना होगा? सर बोनस शेयर की कॉस्ट कितनी थी? नील. और कितने में बेचा है आपने? 110. नहीं, बोनस शेयर कॉस्ट तो यहां से निकलेगी ना आपकी. 3,03,000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 1000, 75750. और आपने माइनस 30, 34,250 आ रहा है ना. 110 माइनस 34,250 आ रहा है. अब देखो 34,250 कैसे आया? आपने बोनस शेयर कितने में बेचे? 1000 शेयर्स 110 में बेचे, 1,10,000 माइनस ये बोनस शेयर्स की जो कॉस्ट है वैसे तो नील होती है, लेकिन आप एवरेज कॉस्ट देखोगे ना. एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी कि भाई 3,03,000, 4000 शेयर्स की कॉस्ट थी, तो 1000 की कितनी होगी? 1000 की निकालोगे ना 75750, तो माइनस करोगे तो 34250. ठीक है, अब ये आएगा कि व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिसंबर 24. अब आप निकाल लो 2,10,000, क्योंकि देखो हमारी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 227,250 एवरेज कॉस्ट. बट दिसंबर में जो शेयर की वैल्यू होगी 70 होगी, तो आपके 3000 शेयर बचे, तो 3000 इंटू 70 करोगे तो 2,10,000 आएगा. तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 2,10,000. ठीक है, आया समझ में? सारा काम कैलकुलेटर पे.
नेक्स्ट कंसोलिडेशन पे है। थर्ड क्वेश्चन, सन लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 40% shares in Moon Limited for rupees 5 lakh on 1st July 2023. Okay. Moon Limited is holding 40% stake in Star Limited. Moon 40%, Moon Star 40%। कोई भी किसी की सब्सिडरी नहीं है, कोई भी किसी की सब्सिडरी नहीं है। नाउ सन लिमिटेड कैन एक्साइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन मून लिमिटेड। ठीक है, एसोसिएट बन गया, मून लिमिटेड सन का एसोसिएट बन गया। मून लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 80,000 इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। मून ने डिविडेंड बांटा कितने का? 80,000 का डिविडेंड बांटा। ओके, ऑन 15 सितंबर 2023। फॉर द ईयर 23-24 मून लिमिटेड अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। मून ने प्रॉफिट कितना कमाया? ये तो डिविडेंड बांट दिया इसने, और इसने प्रॉफिट कितना कमाया? 4 लाख रुपए का। ओके, एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 90,000 ऑन 15 सितंबर 2024। अच्छा, ये 22-23 की बात हो रही थी, डिविडेंड बांटा 80,000 रुपए, ये 22-23 का हो गया। और 23-24 में 23-24 का प्रॉफिट 4 लाख है और 90,000 का डिविडेंड है। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है। मेरे समझ में आ रहा है? थोड़ा सही से लिखूं या समझ में आ गया क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज इट कैन बी सेड दैट स्टार इज एसोसिएट ऑफ सन। बताओ, स्टार इज एसोसिएट ऑफ सन। क्या स्टार सन का एसोसिएट है? एसोसिएट रिलेशनशिप इनडायरेक्टली आता है, हाँ आता है, लेकिन बीच में सब्सिडरी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार सन का एसोसिएट नहीं है। मून एंड स्टार बोथ आर एसोसिएट ऑफ सन। मून एंड स्टार बोथ आर एसोसिएट ऑफ सन। मून तो है, स्टार नहीं है। मून इज एन एसोसिएट ऑफ सन। आंसर इज यस। सन इज पेरेंट ऑफ बोथ मून एंड स्टार। नो, पेरेंट तो बना ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, मून इज एन एसोसिएट ऑफ सन। ठीक है, what will be the carrying amount of investment in separate financial statement of Sun Limited on 31 मार्च 24। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट क्या रहेगी? सेपरेट, जो सन के स्टैंड अलोन बनेंगे ना, उसमें इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू क्या रहेगी? उसने एक्वायर कराया है 40% स्टेक 5 लाख रुपए में, तो सन की स्टैंड अलोन में इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? सर स्टैंड अलोन में तो 5 लाख ही आएगी। बताओ, स्टैंड अलोन, अब बस प्री एक्विजिशन डिविडेंड आप माइनस कर देना भाई। 5 लाख, 5 लाख में से आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना मिला था? 80,000, 80,000 का 40%, दैट इज 832। ठीक है, तो 468 आएगा। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, उसने कब खरीदा है? 1 जुलाई 2023 को खरीदा है ना, तो 23-24 में तो आपका पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा ना। वो कंसोलिडेटेड में लेते हैं। ठीक है, तो 23-24 में जो मतलब 1 जुलाई 23 को उसको डिविडेंड कब कौन सा मिल गया आपका? ये मिल गया 80,000 रुपए का, तो ये प्री एक्विजिशन है, ये माइनस कर दो क्या। ठीक है, तो 468 आएगा। What will be the carrying amount of investment in consolidated financial statement of Sun on 31 मार्च 24? अच्छा, कंसोलिडेटेड में बता दो, कंसोलिडेटेड में बता दो क्या वैल्यू रहेगी। इसमें तो प्रॉफिट भी ऐड होगा ना, तो 5 लाख माइनस प्रॉफिट कमाया 4 लाख, डिविडेंड बांटा 90,000 का। 1/24 प्लस 5 लाख माइनस, कितना आ रहा है?
588 ये आंसर है, लेकिन आया कैसे है? मेरा तो 592 आ रहा है, तुम्हारा 588 कैसा है? हाँ वो तो ऐड होगा। 4 लाख माइनस 310, चार भाई देखो ये पॉइंट तो सही है ना इसका, देखो 4 लाख का जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें 90,000 का तो डिविडेंड ही बढ़ गया पोस्ट एक्विजिशन, तो नेट प्रॉफिट कितना रहा? 3,10,000। तो 3,10,000 का 40%, दैट इज 1,24। तो 1,24 इन्वेस्टमेंट में आपने ऐड कर दिया। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 5 लाख रुपए की है, उसमें आपने 1,24 ऐड कर दिया, लेकिन वो भी तो माइनस करोगे आप। अरे भाई ये तो 23-24 में है, उसने कब, अच्छा उसने, ओके ओके ठीक है 9 मंथ्स का करो, मैं वो ठीक है समझ गया, क्योंकि उसने खरीदा कब है? 1 जुलाई 2023 को खरीदा है, 1 जुलाई 23 को खरीदा है, तो 9 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, समझ गया। तो 3,10 था, 3,10 का 9 मंथ्स इंटू 9/12, 2,32,500, इसमें 40%, 93,000। तो ये आपने ऐड कर दिया 5 लाख में, माइनस कर दिया आपने 48, तब भी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये जो 90,000 माइनस किया मैंने, ये तो ठीक है ना, 3,10 तो होगा। तो तुमने 4 लाख का निकाला सीधा। 1,20 था, ऐड करो 4 लाख में माइनस। हाँ ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। तो 4 - 80 होना चाहिए फिर तो। अच्छे पहले तो ठीक है, समझ गया। देखो और 90,000 माइनस मैंने गलत कर दिया, क्योंकि 90,000 तो 15 सितंबर 24 को दिया है ना, तो 4 लाख का ही करो, 4 लाख का 40%, दैट इज 160। हाँ पहले 4 लाख को आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनेट करोगे, कितने महीने के हिसाब से? 9 मंथ्स के हिसाब से, उसका 40%, कितना रहे? 1,20 आ गया। ये आप क्या करोगे? 468 में ऐड करो 588, ठीक है। कैसे करा देखो, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट खरीदी है 5 लाख की, उसमें से 48,000 नहीं, 48 नहीं, 32,000 तो आपका प्री एक्विजिशन ही है, तो 468 नेट कॉस्ट होगी। इसमें जो प्रॉफिट कमाया है 4 लाख, वो तो 23-24 में कमाया, लेकिन खरीदी कब इन्वेस्टमेंट? 1 जुलाई 2023 को, तो उसका पूरा तो मिलेगा नहीं, 9 मंथ्स का मिलेगा, तो 9 मंथ्स का 40% ऐड कर दो, दैट इज 120, तो ये आ जाएगा 588, ठीक है। चलो, तो AS23 पे केस स्टडी है ये। नेक्स्ट, as per AS23, the existence of significant influence by an investor is usually evidenced in one or more of the following ways. पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, बताओ पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, यस। दूसरा, इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, राइट टू रिसीव डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है वो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आएगा? पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, इससे तो आएगा। बी, इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, इससे भी आएगा कि अगर आप मैनेजरियल पर्सनल को हटा सकते हो, निकाल सकते हो, उससे भी आएगा। राइट टू रिसीव डिविडेंड से आता है, वो तो सबको ही मिलता है। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो मेरे पास भी राइट टू रिसीव डिविडेंड है, तो मेरे को ऐसा ही थोड़ी ना मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इसमें आएगा।
कि अगर मैं किसी की टेक्निकल मतलब किसी कंपनी में टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, मेरे पास राइट है ऐसा करने का, तो ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट ए बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, वैसे भी आप ऑप्शन से भी पता लग जाता है कि जब दो बन गए तो दो वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सी वाला वैसे ही गलत है तो यही रहेगा, ए बी डी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Cost of current investment acquired was 1000, but the fair value was 800. Okay. The investment were recorded at 800. Okay. Now the fair value of investment is 1200. At what value should it be recorded and how much gain will be credited to P&L account? बताओ, करंट इन्वेस्टमेंट कैसे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट है 1000, पहले फेयर वैल्यू होगी 800 तो आपने 800 पे रिकॉर्ड करा, अब फेयर वैल्यू होगी 1200 तो आप कितने में रिकॉर्ड करोगे? 1200 पे रिकॉर्ड करोगे, 1000 पे रिकॉर्ड करोगे? 1000 पे रिकॉर्ड करोगे ना। ठीक है, 1000 पे रिकॉर्ड करोगे तो करंट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट 1000, और 200 रुपए का जो गेन हुआ 800 से 1000 पे जा रहे हो तो 200 रुपए का गेन पीएनएल में जाएगा। यही तो होगा। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। जब आपने खरीदी थी तो कॉस्ट थी 1000, नहीं कैरिंग अमाउंट बना ना, कॉस्ट थोड़ी ना बनी 800। ठीक है, पहले फेयर वैल्यू होगी 800, सुनो इधर, पहले फेयर वैल्यू आ गई 800 तो आपने 800 पे रिकॉर्ड करा, तो अब 800 पे रिकॉर्ड है तो यही आपका कैरिंग अमाउंट भी हो गया। अब दोबारा फेयर वैल्यू कितनी होगी? 1200 हो गई। ठीक है, अब कितने में रिकॉर्ड करूंगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक, कितने में रिकॉर्ड करूंगा? 1000 पे, लेकिन 800 से 1000 पे आपका 200 रुपए का गेन जो हो गया उसको आप पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे। करंट इन्वेस्टमेंट का केस है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। नेक्स्ट, एज पर AS20 एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट और डिस्क्लोज द फॉलोइंग। AS20 के हिसाब से आपको क्या क्या बताना होता है? डिस्क्लोजर के ऊपर क्वेश्चन है। The amount used as numerator in calculating basic and diluted EPS and a reconciliation of those amount to the net profit or loss for the period. बताओ, ये बताना होता है या नहीं कि न्यूमरेटर कितना है और नेट प्रॉफिट तक और न्यूमरेटर तक आने में आपने क्या एडजस्टमेंट्स करी है, क्या ये सब बताना होता है? ये बताना होता है बिल्कुल। ठीक है, दिस इज रिक्वायरमेंट। वेटेड एज एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो आप डिनोमिनेटर में यूज करते हो और उसका रिकंसिलेशन वगैरह ये भी बताना होता है। यस, बताना होता है। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इवन इफ द अमाउंट डिस्क्लोज आर नेगेटिव और लॉस पर शेयर, ये भी बताना होता है। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बतानी होती है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बतानी होती है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर अलोंग विद ईपीएस, नॉमिनल वैल्यू भी बतानी होती है। आंसर इज सब कुछ बताना है। ये सब AS20 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। अब सर हर AS की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो हम याद नहीं कर सकते, यहां तुक्के लगेंगे फिर। ये तुक्के वाले क्वेश्चन है, यहाँ कॉमन सेंस भी लगेगी, तुक्के भी लगेंगे। देखो अब आपको पढ़ के पता लग गया ना कि हाँ ये सब तो बताना ही पड़ता है ना। ठीक है, तो वो चीज है। AS10 PPE इज एप्लीकेबल टू, बताओ पीपीई किस पे लगेगा? बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्या इस पे लगता है? बायोलॉजिकल एसेट्स पे तो लगता ही नहीं, बायोलॉजिकल एसेट्स पे तो लगता ही नहीं, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे लगता। वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, सिमिलर नॉन, इन पे लगता है? इन पे भी नहीं लगता। इन्वेंट्री पे लगता है? इन्वेंट्री पे तो अलग एएस है, AS2। बियरर प्लांट पे लगता है, एक्सेप्ट प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट, तो बियरर प्लांट पे लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपका MTP के MCQs हो गए, 30 नंबर पक्के हो गए आपके। अगस्त का कौन से पिछले अटेम्प्ट का है क्या? अच्छा वो पिछले अटेम्प्ट का हो गया ना, पहले अभी ये कर लेते हैं फिर देख लेंगे। आओ भाई, RTP May 24, इसमें देखो MCQs कैसे हैं।
देखो जी, आरटीएस लिमिटेड, आरटीएस और कंपनी is engaged in the business of manufacturing of equipments and components. ठीक है, कंपनी क्या बनाती है, इक्विपमेंट कंपोनेंट वगैरह कुछ बनाती है. The company has a contract with Indian Railways for a brake component which is structured such that the company's obligation is to deliver the component to the railway stockyard. While delivery terms are X works, the company is responsible for engaging a transporter for delivery. ठीक है भाई, डिलीवरी वहां तक पहुंचानी है जहां पर काम होगा. ठीक है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजिंग अ ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी कंपनी की है. रेलवे सेंड्स एन ऑर्डर फॉर डिफाइंड क्वांटिटी, रेलवे अपना ऑर्डर भेजती होगी. द कंपनी मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड इन्फॉर्म रेलवे फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन. ये केस स्टडी बुक की है, स्टडी मैट की. पहले क्या होता होगा कि भाई कंपनी ने और रेलवे ने ऑर्डर भेजा, कंपनी जितना ऑर्डर आया उतना सामान बनाती थी और रेलवे को बोलती थी कि इंस्पेक्शन करने आ जाओ, क्योंकि यार रेलवे में जो इक्विपमेंट यूज होगा वो प्रॉपर पक्का होना चाहिए, नहीं तो फिर एक्सीडेंट का खतरा रहेगा. रेलवे रिप्रेजेंटेटिव विजिट द कंपनी फैक्ट्री, कंपनी फैक्ट्री में वो विजिट करते हैं, एंड इंस्पेक्ट द कंपोनेंट्स एंड मार्क ईच कंपोनेंट विद द क्वालिटी चेक स्टिकर. तो रेलवे वाले बंदे आते हैं, फैक्ट्री में पूछते हैं और फैक्ट्री में वो इंस्पेक्शन करते हैं और हर कंपोनेंट के ऊपर एक क्वालिटी चेक का स्टिकर डाल देते हैं, तभी वो आगे डिलीवर हो सकता है. Goods once inspected by railways are marked with a hologram sticker to earmark for delivery identification by the customer when they are delivered to customers location. ठीक है, एक बार गुड्स इंस्पेक्ट हो गए तो उसमें कुछ होलोग्राम वगैरह लग जाता होगा, फिर वो डिलीवरी के लिए तैयार है. द कंपनी रेज एन इनवॉइस वंस इट डिस्पैच द गुड्स. जैसे ही सामान कंपनी ने डिस्पैच कर दिया तो कंपनी क्या कर लेती है, बिल रेज कर देती है. ओके, द मैनेजमेंट ऑफ आरटीएस is under discussion with the auditors of the company in respect of accounting of critical matter as regards its accounting with respect to subsequent events, that is events after the reporting period. Now कंपनी क्या करिए, अपने ऑडिटर से डिस्कशन करिए कि भाई बहुत सारे इवेंट्स हैं जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होंगे, बैलेंस शीट डेट के बाद होंगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा. They have been checking as to which one of the following events after the reporting periods provides evidence of the condition that existed at the end of the reporting period. Now ऑडिटर ने ये बोला होगा कि भाई साहब आप ये देखो कि कौन कौन से ऐसे इवेंट है जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट है. AS4 कैसे, कौन से इवेंट होते हैं ये? हाँ, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर, एडजस्टिंग इवेंट्स, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं ना, तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया. तो इन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बाय गवर्नमेंट, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ऑफ अ लीगल क्लेम, राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये कुछ इवेंट्स हुए हैं. स्ट्राइक बाय वर्कफोर्स, अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू द ऑपरेशंस. ठीक है, द कंपनी हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 8 करोड़ आउट ऑफ द गवर्नमेंट टू सेट अप अ फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया. AS12 गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिटेड टू कैपिटल ऑफ. आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड. गड़बड़ी कर दी, अलाउड नहीं है. The company also received a land free of cost from the state government, but it has not recorded this at all in the books as no money has been spent. कंपनी को गवर्नमेंट से लैंड भी मिली है लेकिन कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो कह रहे कोई पैसा हमारा इन्वॉल्व है ही नहीं. ऐसा नहीं होता. AS12 कहता है कि आपको नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी लैंड पे. RTS has a subsidiary A Limited which is evaluating its production process wherein normal waste is 5% of the input. AS2 वाला क्वेश्चन है ये. 5,000 metric ton of the input were put in the process, resulting in a wastage of 300 metric ton. वही सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया इन्होंने. Cost of the metric ton per input was ₹1,000. The entire quantity of waste was on the stock at the end of the financial year. ठीक है, तो 3 AS लगाए, AS2, AS12 और यहाँ पर AS4 की बात आ गई. ऊपर भी कुछ था, कुछ ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में ही बात होगी, तो मेरे ख्याल से AS9 भी आ सकता है. AS9 भी आ सकता है. ठीक है, किसका? हाँ, सब्सिडी में आगे कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, बाकी देखते हैं. चलो देखो, व्हेन शुड आरटीएस, देखो AS9 तो आई गया, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006. मतलब AS9 की बात कर रहे हो. वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन. वो कह रहे हैं रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, बताओ रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए,
पहले क्या होता है, पहले रेलवे ऑर्डर देती है, ऑर्डर देने के बाद कंपनी बनाती है सामान, बनाने के बाद वो इंस्पेक्शन के लिए बुलाती है, इंस्पेक्शन होने के बाद वो उस पर कंफर्म करते हैं, कंफर्म होने के बाद वो रेडी फॉर डिलीवरी हो जाता है, फिर डिलीवरी करती है कंपनी, डिस्पैच करती है सामान और बिल रेज कर देती है। बताओ रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए, डिस्पैच के बाद या जब वो इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद? सर इंस्पेक्शन के बाद होना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्शन के बाद सामान रेडी फॉर डिलीवर है ना। अब कंपनी लेट करे पहले करे उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। हो सकता है रेलवे वाले बोलते कि अभी अपने पास रखे रखो, कई बार बायर भी पोस्टपोन करा देता है डिलीवरी, तो हमारा रेवेन्यू तो तभी रिकॉर्ड हो जाता है जब सामान रेडी फॉर डिलीवर है। ठीक है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, revenue should be recognized on the dispatch of the components. The assessment would not change even in case where the inspection are normally known to lead to no quality rejection. अच्छा, वो कह रहा है आपका आंसर में डिफर आएगा अगर इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि जब आपको पता है कि इंस्पेक्शन में कोई रिजेक्शन ही नहीं होनी, इंस्पेक्शन होगी सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली चीज है और इंस्पेक्शन में कोई रिजेक्शन होनी ही नहीं है, तो क्या आंसर आपका चेंज आएगा? तो वो कह रहा है कि पहले वाले केस में कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, डिस्पैच ऑफ द कंपोनेंट पे यहीं पर ही स्टेटमेंट गलत होगी। तो दूसरे वाला केस देखो, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, दैट इज ओके। The assessment would not change even in case where rejection inspection is normally known to lead to no quality rejection। वो कह रहा है भले ही आपको ये पता है कि इंस्पेक्शन में कोई रिजेक्शन नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप रेवेन्यू तो इंस्पेक्शन के बाद ही बुक करोगे ना। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई ऐसी असेसमेंट होती है, कोई ऐसा केस इंसिडेंट आता है कि भी रिजेक्शन नहीं होगी, फिर भी आपकी जो असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो चेंज नहीं होगी, वो तभी रहेगी जब इंस्पेक्शन पूरी हो जाए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी बनना चाहिए। अब ये पढ़ लेते हैं, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पैच ऑफ द कंपोनेंट्स, ये वाली लाइन ही गलत है। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट, ये वाली लाइन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो पहली लाइन से पता लग गया कि इंस्पेक्शन पे ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। क्लियर है यहां तक पॉइंट? ठीक है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होता है व्हेन significant risk and reward incidental to the ownership are transferred and there is no uncertainty as to the collection of the amount। ठीक है, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए और अनसर्टेनिटी ना हो कलेक्शन की, अनसर्टेनिटी की कोई बात ही नहीं करी इन्होंने कि रेलवेज है तो पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो जाएंगे? वंस द इंस्पेक्शन इज डन, क्योंकि एक बार इंस्पेक्शन होगी तो वो कंफर्म्ड हो जाते हैं गुड्स कि अब वो रेलवे लेगा ही लेगा। ठीक है, तो यानी कि वहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। नाउ in respect of A Limited, with reference to the AS rules, what will be the value of inventory in the books of accounts of A? तो value of inventory निकालनी है A की, AS2 वाली, इसको आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपका 5000 मेट्रिक टन था और 5000 इंटू पर मेट्रिक टन तो कॉस्ट कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इज 5000 मेट्रिक टन माइनस नॉर्मल वेस्ट, यानी कि 5000 का 95%, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 50 लाख है, 1053 इंटू कितनी क्वांटिटी बची है 300, तो लॉस हो गया था 4700, तो 494736 4947 समथिंग, हाँ ये आ गया पर यूनिट कॉस्ट इज 1053 समथिंग। ठीक है, और 300 तो लॉस ही हो गया था आपका, तो कितना क्वांटिटी बची हुई है 4700 बची हुई है ना, तो 4700 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आएगी 4947368, ऑप्शन नंबर डी। ये तो क्वेश्चन ही है बुक का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Please guide regarding the accounting treatment of both the grants mentioned in the above line in requirement of AS 12। एक कैपिटल रिजर्व थी और एक नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। पहले देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट, ये वाला लाइन ही गलत होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में इनकरेक्ट है, ये वाला पॉइंट ठीक है। इन द सेकंड केस नॉट रिकॉर्डिंग लैंड इज करेक्ट, गलत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज करेक्ट, गलत, तो डी ऑप्शन रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट, इन द सेकंड केस लैंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, इसने वो वाली नहीं पूछी बैकवर्ड एरिया वाली, बट वो भी पूछ सकता है वो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू,
ज्ञान लिमिटेड borrowed 10 crore for construction of a plant at a rate of 10% per annum. Interest paid annually 1 crore रुपए. The construction was being carried out of the borrowings, and 4 crore was temporarily placed in a fixed deposit at a rate of 6% per annum. और interest earned कितना है 24 lakh. How much should borrowing cost be capitalized? 1 crore minus 24 लाख 76 लाख आएगा. समझ गए ना क्वेश्चन क्या था कि भाई 1 करोड़ पे 1 करोड़ तो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा था, कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये तो पूरा कैपिटलाइज होना चाहिए, बट वो कह रहा है इसमें से हमने कुछ पैसा अभी इन्वेस्ट कर रखा था, एफडी कर दी थी, जिसमें से हमें 24 लाख का इंटरेस्ट आया, तो 1 करोड़ माइनस 24 76 लाख की नेट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी आपकी. नेक्स्ट सितंबर 24. ये हो गया आपका आरटीपी सितंबर 24. सुमन लिमिटेड is in the business of manufacturing electronic equipments and selling these at various outlets. Okay, it provides installation service for the equipment sold and also provide free 1 year warranty on all the sold products. ठीक है, वो कह रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचती है कंपनी और साथ में वो इंस्टॉलेशन सर्विस भी देती है और साइड बाय साइड वो क्या करती है 1 साल की वारंटी भी फ्री प्रोवाइड करती है. ओके, ये भी बुक की केस स्टडी है. Beach Resorts, a leading resort in the city, it purchased 5 AC from Suman Limited for its resort. ठीक है, एक रिजॉर्ट है, उसने क्या करा 5 AC खरीद लिए इनसे. Suman Limited sold these 5 AC to Beach Resort at 45,000 each. 45 में AC बेचा एक, which includes installation fees of 1,000 rupees for each AC. इस 45,000 में 1,000 रुपए की installation fees भी included है. The company offers 1 year free warranty for any repair etc. 1 साल की वारंटी मिली है पर एसी. द कंपनी ऑल्सो ऑफर्ड ₹500 पर एसी एज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 500 रुपए पर एसी का. बीच रिसोर्ट प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑन 15 मार्च एंड मेड द पेमेंट ऑन 20 मार्च एंड एसी वर डिलीवर्ड ऑन 27 मार्च एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड ऑन 5 अप्रैल. क्या कह रहा है वो, 15 मार्च को ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट कर दी एडवांस में 20 मार्च को ही, एसी डिलीवर हो गए कंपनी की तरफ से 27 मार्च को, लेकिन रिसोर्ट में एसी पहुंचे कब है 5 अप्रैल को. okay. कौन से एएस से क्वेश्चन है, एएस 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्लस कुछ यहां पर वारंटी की बात कर रहा है तो हो सकता है एएस 29 भी लग जाए, प्रोविजन फॉर वारंटी वाला भी लग सकता है. ठीक है, एएस 29 का भी पॉइंट आ सकता है, बाकी अभी देखते हैं आता है या नहीं आता. पहला, How much revenue should be recognized by the company as on 31st March 24? बताओ कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 31st मार्च 24 को. 5 एसी बुक करे थे, पर एसी कितना रेवेन्यू है 45,000 का एक एसी है. 1,000 रुपए इसमें इंस्टॉलेशन फीस इंक्लूडेड है. मुझे बताओ 1,000 रुपए की इंस्टॉलेशन फीस इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो क्या इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू अलग से बुक करेगी कंपनी या इसी के साथ ही बुक कर देगी? इसी के साथ बुक कर देगी. ऐसा इसलिए क्योंकि वो कह रहा था कि इंस्टॉलेशन सर्विस इसी के अंदर ही इंक्लूड है. वो कह रहा है ना इट प्रोवाइड इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर द इक्विपमेंट सोल्ड. अलग से थोड़ी ना उसका बिल कर रहा है. क्या कंपनी इंस्टॉलेशन के अलग से पैसे मांग रही है क्या? नहीं, वो कह रहा है इसी के अंदर ही इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड है, वारंटी भी हम अलग से इसी के साथ ही दे रहे हैं. ठीक है, तो 45,000 मेरा क्या रहेगा अमाउंट रहेगा, लेकिन 500 रुपए पर एसी तो ट्रेड डिस्काउंट ही है, तो 40,000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा. अब डेट आता है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा. क्वेश्चन है कि 31 मार्च 24 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा. क्या
हम्म, एक मिनट रुको। सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुको। ठीक है, वो कह रहा है इंस्टॉलेशन सर्विस भी कंपनी दे रही है, लेकिन इसमें फ्री नहीं लिखा, मैंने फ्री समझ लिया लेकिन फ्री नहीं है। वो कह रहा है इट प्रोवाइड इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर द इक्विपमेंट सोल्ड, वारंटी फ्री है। ठीक है, इंस्टॉलेशन सर्विस फ्री नहीं है, लेकिन वो कह रहा है जो प्राइस ऑफ द गुड्स है ना 45,000, इसी के अंदर ही 1,000 रुपए की इंस्टॉलेशन फीस भी इंक्लूडेड है। बट इंस्टॉलेशन पूरी हुई है 5 अप्रैल को, तो इंस्टॉलेशन का जो रेवेन्यू है वो तो अप्रैल में बुक होगा, और जो एसी का रेवेन्यू है वो तो मार्च में ही बुक हो जाएगा, क्योंकि एसी कब डिस्पैच हो गए, 27 मार्च को डिलीवर हो गए ना, तो यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड 27 मार्च को ही ट्रांसफर हो गए, तो यानी कि एसी का जो रेवेन्यू है वो तो 27 मार्च को ही बुक हो जाएगा, बट इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू अप्रैल में बुक होगा। अगर इंस्टॉलेशन फ्री रहती ना तो फिर साथ में ही हो जाता दोनों। ठीक है, अब निकाल लो, 5 एसी, 45 में से 1,000 रुपए तो इंस्टॉलेशन का हटा दो, 44 में से 500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, 43,500, तो 43,500 इंटू 2, 217,500, 2,17,500 का रेवेन्यू बुक होगा। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी इन द ईयर 24-25? 5,000 रुपए का, 5 एसी पे 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन, तो 5,000 का रेवेन्यू बुक होगा, ऑप्शन नंबर 1। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट? सर ट्रेड डिस्काउंट का क्या होगा? सर ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में तो आता ही नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर 2। वो कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड करो पीएनएल में, नो। ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर 1 ईयर व्हेन द वारंटी विल बी ओवर, नो। ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो तो रेवेन्यू से लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनी अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर वारंटी? हाँ, आगे AS29, तो बताओ क्या कंपनी को 1 ईयर वारंटी की कोई अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? फ्री वारंटी है तो इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लॉजिकली बताओ ना, अगर AS29 नहीं भी पड़ा होगा तब भी प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आगे जाके वारंटी देनी पड़ सकती है, तो पहले से ही कंपनी को पता है कि भी देनी पड़ सकती है, तो प्रोविजन बनाएगी। अब सब प्रोविजन कैसे बनाएगी? डिपेंडिंग ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, कि पास में कितना आपने वारंटी क्लेम भरे हैं, तो उस हिसाब से आपको कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इसमें एक दो पॉइंट और भी ऐड कर सकता था, कि पहले से पास्ट रिकॉर्ड कंपनी का कहता है कि कंपनी 1% ऑफ द सेल्स वारंटी क्लेम उसको बियर करने पड़ते हैं, तो आप 1% का प्रोविजन भी बना सकते हो, पर भरना तो पड़ेगा ना। कंपनी के लिए फ्री है, कंपनी को चार्ज नहीं करी है, लेकिन कंपनी को अपनी तरफ से तो इनकर करना पड़ सकता है खर्चा, तो प्रोविजन तो खर्चों का बनेगा ना। ठीक है, तो इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनी अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर वारंटी? नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो सर। एज देयर एग्जिस्ट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड, अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया ना कि आपको भरनी तो पड़ेगी वारंटी विद इन 1 ईयर। द कंपनी शुड एस्टिमेट द अमाउंट, अमाउंट का एस्टिमेशन लेके, दैट इट मे हैव टू इनकट कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द पास्ट ट्रेंड्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन एज पर AS29, तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट। As per AS2, inventory includes material awaiting use in the production process. What should be included in the inventory from the following? बताओ इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा? सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड फॉरवर्डिंग द मटेरियल। सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, एक होता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, सामान को पैक करने का खर्चा। जैसे मान लो मेरे को किसी को ये लैपटॉप भेजना है, ये पैड भेजना है, ठीक है, अब मैंने पैड को पैक वैक कर दिया, एक डब्बे में डाल दिया, ओके, वो तो आएगा इन्वेंट्री में, उसका मेरे पास अगर पैकिंग मटेरियल स्टॉक पड़ा है वो तो आएगा। लेकिन जब मैं ट्रांसपोर्ट करा रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टर अलग से उसका कार्टून में डाल के दे रहा है, क्या वो कार्टून का स्टॉक भी आएगा? क्या क्या वो कार्टून की इन्वेंट्री भी आएगी? वो तो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है, वो थोड़ी ना इन्वेंट्री का पैकिंग में आएगा। सामान जब तक पूरा प्रॉपर्ली फिनिश हो जाता है वहां तक का तो सामान आएगा, वो तक वही तो इन्वेंट्री मेरे पास आएगी, तो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल नहीं आएगा। स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, क्या ये आता है इन्वेंट्री में? सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स, ये पीपीई होता है। सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये सब पीपीई होता है।
Primary packing material which is essential to bring an item to inventory to its sellable condition. For example bottle कैन, जैसे शैम्पू बन रहा है तो शैम्पू की बॉटल्स होगी, कोल्ड ड्रिंक बन रही है तो कोल्ड ड्रिंक की कैंस होगी, इन केस ऑफ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री ये आएगा। पब्लिसिटी मटेरियल, एडवर्टीजमेंट में यूज होने वाला मटेरियल, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आता है, ये तो खर्चा है। जैसे एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमने कैनवेसिंग में कुछ यूज करा है तो वो तो आपका एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री नहीं है वो। नो आरटीपी जैन 25। ये तो कर लिया था हमने कल, इंपेयरमेंट वाला तो हमारा कल हो गया था डिस्कस, ठीक है। तो जिसने भी इंपेयरमेंट वाले क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो मैंने इंपेयरमेंट की जो मैराथन डाली होगी उसमें आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, तो केस स्टडी हमारी वहीं पर ही कवर होगी थी, ठीक है। ये वाला देख लो, द डेबिट और क्रेडिट डिफरेंस ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, मिड डिफरेंस अकाउंट कहां जाता है बताओ, कहां शो करते हैं इसे, रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। इज शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस एज अ सेपरेट लाइन आइटम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो AS28 भी मुझे लग रहा है इस बार आ सकता है, ठीक है। अभी तक एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया और बनता है इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हाँ केस स्टडी फॉर्म में भी ऐसा आ सकता है, क्योंकि आपके जनवरी वाले में ही डाल दिया इन्होंने केस स्टडी, तो आ सकती है जनवरी वाले में। अब PYQ देख लो सितंबर वाला, आई जी। केस सिनेरियो 1, मिस्टर विक्रम took a loan of rupees 6 lakh carrying interest at the rate of 10% per annum on 1st अगस्त 2023 to purchase the raw material, ठीक है जी, लोन लिया इसने। he purchased 4000 units of raw material at 125 per unit, replacement cost of raw material on 31 March 24 is 100 rupees per unit, labor charges variable overheads incurred are 1 lakh to produce 1000 units of finished goods, 1000 units of finished goods are produced with the raw material. For every unit of finished goods produced 2 units of raw material are required, मतलब हर फिनिश गुड्स में 2 यूनिट लगती है। हमारे पास 1000 यूनिट्स बने हैं तो हमारा 2 यूनिट्स के हिसाब से 4000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। तो बाकी हमने खरीदा था 4000, तो 2000 अभी भी स्टॉक में होगा। अरे बोलो हाँ है ना, ये चीज समझ में आती है। NRV of the finished goods is 300 per unit. All the finished goods produced are lying in the stock on 31 मार्च 24, ठीक है। तो ये सारा AS2 वाली बात है। There is no opening stock of raw material and finished goods, कोई भी ओपनिंग स्टॉक इसका नहीं है। Mr. Vikram used 1500 units of raw material to construct an asset qualifying asset, ठीक है। Labor and other overheads, labor and other overheads charged incurred on the construction of the assets are 90,000, okay। Mr. Vikram also paid 15,000 to install the asset at the factory premise. Mr. Vikram used balance of the loan proceeds 1 lakh to invest in the equity share of P Limited, ठीक है। He purchased 9,000 shares of face value 10 rupees 1 lakh on 25 March 24. P Limited declared and paid dividend at 20% on 30 March every 30 March for the year 23-24,
ये किस क्वेश्चन है, इसमें AS2 लग गया, कहीं मुझे यहाँ पर AS10 वाली भी बात दिख रही है, मुझे AS13 वाली भी बात दिख रही है, मुझे AS16 वाली भी बात दिख रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, और तो कुछ नहीं रह गया। चलो, What would be the value of closing stock of raw material X and finished goods on 31 मार्च 24? बताओ, रॉ मटेरियल X और फिनिश गुड्स की आपको क्लोजिंग वैल्यू निकाल के बतानी है। रॉ मटेरियल कितना बचा? आप 1500 तो हमने एसेट में यूज कर लिया था, तो 500 यूनिट्स बचा। अच्छा, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होती है? अगर फिनिश गुड्स हमारा बिलो कॉस्ट जाएगा तो आपको रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना होता है। मतलब अगर फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट जाएगा तो आपको रॉ मटेरियल कैसे लेना है? रॉ मटेरियल को आप रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू करोगे। लेकिन अगर आपका फिनिश गुड्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट जाएगा, ठीक है, तो उस केस में रॉ मटेरियल को आप कैसे वैल्यू करोगे? एट कॉस्ट। अब फिनिश गुड्स का आप देख लो, सेलिंग प्राइस कितना है फिनिश गुड्स का? जो एनआरवी थी वो है 300 यूनिट्स, 300 रुपीज पर यूनिट। लेकिन फिनिश गुड्स का वो देखना पड़ेगा आपको, कॉस्ट कितना है फिनिश गुड्स का कॉस्ट। लेबर चार्ज भी है ना, अच्छा ऊपर है। हाँ 2 यूनिट लग रही है। 100 रुपीज क्या लगाया आपने? हाँ देखो ना, देखो 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 आ गया। रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? 125 रुपए पर यूनिट, और 2 यूनिट लगता है। एक फिनिश गुड्स में 2 यूनिट लगता है, तो 250 रुपए का तो मटेरियल लग गया। और लेबर चार्ज और वेरिएबल ओवरहेड 1,00,000 यूनिट्स पे लग रहा है, तो पर यूनिट कितना हो गया? 100। तो 250 प्लस 100, 350 तो सर यही निकल रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 350 तो यही लग रहा है, निकल रहा है। जबकि आपका एनआरवी कितना है? 300 है। तो यानी कि ये वाला केस हो गया, फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट जाएगा, तो रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू करोगे। रिप्लेसमेंट प्राइस इज 100 रुपीज पर यूनिट, तो 500 इंटू 100, रॉ मटेरियल आपका होगा 50,000 रुपए। तो रॉ मटेरियल है 50,000, इस ऑप्शन में भी है, बी में भी है, और बस ए और बी में से आंसर होगा। अरे समझ रहे हो, ए और बी में से होगा। अब फिनिश गुड्स का देख लो, फिनिश गुड्स कितना बचा है? सारा फिनिश गुड्स ही आपका क्या था? स्टॉक में था। 1000 फिनिश गुड्स बनाया आपने, 1000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर लोड, तो 300 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एनआरवी कम है, तो 1000 इंटू 300, 3 लाख। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? ठीक है, अच्छी है कि स्टडी। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट एज पर AS10 विल बी, जो हम एसेट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालनी है, ये वाला। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1500 यूनिट्स ऑफ, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। सबसे पहले तो मटेरियल ले लो, 1500 यूनिट मटेरियल यूज हुआ, तो 1500 इंटू कितने रुपए का था? 125 का था ना, तो 1500 इंटू 125, 187,500 तो मटेरियल कॉस्ट हो गई। उसके बाद 90,000 उसने, 90,000 के लेबर इनकर करा, 15,000 का इंस्टॉलेशन का खर्चा इनकर करा। ऑप्शन नंबर ए, बोरिंग कॉस्ट भी है, लोन उठाया था। एक अगस्त को लिया था लोन, ठीक है, तो 6 लाख का 10% इंटू अगस्त में लिया था लोन, तो अगस्त से लेकर एसेट का पूरा हुआ है,
डेट दे ही नहीं रखी, ठीक है, तो पूरे साल का ले लो, 8 महीने का 40,000, 332,500। अच्छा इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी करी थी ना। हाँ आप एक आंसर तो 3,05,000 है। नहीं, आंसर आपका हाँ 3,05,000 आंसर है। अठारह हजार। अच्छा हमारा इंटरेस्ट कितना आया था, 40 आया था ना। डिविडेंड। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एज पर AS 16 what will be the amount of interest to be capitalized and amount of interest charged to PNL account। बताओ इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा और PNL में कितना जाएगा। बताओ क्या आएगा, इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना होगा। हमने ना पता क्या गलती कर दी, कैपिटलाइज पूरा नहीं होगा। एक मिनट, टोटल इंटरेस्ट 40,000 है लेकिन उसमें से 27,500 तो PNL में जाएगा, 12,500 ही आपका कैपिटलाइज होगा। 6 लाख का लोन लिया, परचेज रॉ मटेरियल तो 4,000 इंटू 125 तो 5 लाख ही तो हुआ। हाँ बहुत बढ़िया, देखो समझ गया। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6 लाख का लोन लिया है टू परचेज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितने का खरीदा है हमने, 4,000 इंटू 125। रॉ मटेरियल खरीदा आपने 5,000, 5 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा 5 लाख रुपए का लोन आपने यूज किया, ठीक है, 5 लाख रुपए का लोन आपने यूज किया टू परचेज 4,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल, लेकिन हम एसेट में तो 1,500 यूनिट से यूज कर रहे हैं ना, तो लोन कितना गया यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली। 187,500, तो इसी का ही तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे। 187,500 का 10% इंटू 8/12, ठीक है, 12,500। अब वो आंसर भी आपका मैच करेगा, देखो 12,500 इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और बाकी जो 40,000 माइनस 12,500 करोगे 27,500 PNL में जाएगा। अब ये वाला भी निकाल लो, अब ये वाला भी निकाल लो, बोरिंग कॉस्ट 12,500 लेना, आ गया था 3,500, 1,500 इंटू 125 प्लस 12,500 प्लस 15,000 इंस्टॉलेशन प्लस 90,000, 3,05,000, ठीक है, 3,05,000
5,000, लो जी 3,05,000। नहीं, डिविडेंड वाली इनकम माइनस नहीं करेंगे, अगर ये इंटरेस्ट वगैरह होता वो गिवन होता तो माइनस कर देते। ठीक है, और वैसे भी वो कह रहा है ना बैलेंस ऑफ द लोन, जो बाकी लोन बचा वो हमने यूज कर लिया। हम तो यहाँ पर तो वैसे ही हमने जो अमाउंट बचा था 187,500 यूज किया ना, उसमें से 1 लाख थोड़ी ना हमने यूटिलाइज किया है इन्वेस्टमेंट के लिए। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 24 एज पर AS 13 सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम P लिमिटेड। ये बताओ आप कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा और डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अब डिविडेंड देखो कब मिला है, 30 मार्च को मिला है। फॉर द ईयर 23-24 इंटरिम है क्या ये? और आपने खरीदे ही 25 मार्च को, तो सारा प्री तो जाएगा ये, सारा प्री तो जाएगा ये। तुमने 25 मार्च को तो शेयर ही खरीदे हैं, तो आपको 23-24 का डिविडेंड मिला तो पूरा प्री हो गया, इसमें पोस्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो 9,000 इंटू 10, 90,000 का 20%, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए का आपको डिविडेंड मिला जो कि प्री एक्विजिशन है। ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, देखो डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वाली लाइन मेरे को पता लगी, डिविडेंड डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट गलत, क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट गलत, डिडक्टेड फ्रॉम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गलत, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। एक बार ये भी निकाल लो, 82,000 आ रहा है ये, आ गया था ना 82,000, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 18,000 का डिविडेंड कर दिया, 82,000 का कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, तो ये बढ़िया केस स्टडी थी। ये सितंबर वाला पेपर है। केस स्टडी 2, नहीं सितंबर वाले में क्या था, सब्जेक्टिव पार्ट इजी था, एमसीक्यू थोड़े हार्ड थे, ये बोला था बच्चों ने कि एमसीक्यू थोड़े हार्ड है। लो जी, के लिमिटेड sold goods of ₹22 lakh to Mr. Ravi Kumar on 1st February 2024, but at the request of the buyer, these goods were delivered on 10 April 24। AS9 डिलीवरी पोस्टपोन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। उस केस में हम जब हमारा सामान रेडी फॉर डिस्पैच है उसी दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो सामान जो हमने बेच दिया वो 1 फेब को है, लेकिन हमने बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी 10 अप्रैल को करी है, तो हम तो रेवेन्यू 1 फेब में ही बुक कर लेंगे। AS9 के ऑल्सो सोल्ड 2 lakh goods on approval basis on 1st January 24 to Sheetal Enterprise, the period of approval being 3 months, after which they were considered sold. Buyer sent disapproval for 25% of the goods and approval for 50% of the goods till 31st March। 25% रिजेक्ट कर दिया, 50% उसने क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो 50 तो है ही है, और प्लस बाकी जो 25% बचे वो भी डीम्ड एक्सेप्टेड है, तो 75% गुड्स क्या माने जाएंगे, सोल्ड माने जाएंगे। क्लियर है ना, पॉइंट पता है ना अप्रूवल वाला, कि देखो 25% तो रिजेक्ट कर दिया ना, 50% एक्सेप्ट कर लिए, वो तो एक्सेप्टेड है ही, जो 25% बच गए, क्योंकि 31 मार्च को टाइम पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस भी एक्सपायर हो रहा है, तो ये भी आपके डीम्ड सोल्ड माने जाएंगे। तो ये भी AS9 का ही पॉइंट है। ओके, मिस्टर रवि कुमार हैज commenced legal action against K Limited for supply of faulty goods for claim damages। ठीक है, तो इसने कंपनी के ऊपर क्या आ गया, एक लीगल केस आ गया। द लॉयर्स ऑफ के लिमिटेड हैज एडवाइज्ड दैट नॉट रिमोट येट दैट रिसोर्स में बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। वो कह रहा है लॉयर्स ऑफ द के लिमिटेड हैव एडवाइज्ड दैट इट इज नॉट रिमोट येट दैट रिसोर्स में बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। ठीक है, वो कह रहा है बहुत नॉमिनल चांसेस है कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा। AS29 लीगल कॉस्ट टू बी इनकर्ड irrespective of the outcome of the case is 45,000। वगैरह 45,000 का आपका लीगल खर्चा आएगा। सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इज 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। शीतल एंटरप्राइज, a trade civil of K Limited suffered a heavy loss due to earthquake that occurred on 30th March। AS4
The loss was not covered by any insurance policy. In April 24 शीतल becomes bankrupt. अच्छा, अर्थक्वेक कब आ गया? 30 मार्च को आ गया, बुक्स क्लोज होने से पहले ही आ गया, और अप्रैल में वो बैंकरप्ट भी हो गई. द बैलेंस ड्यू फ्रॉम शीतल एंटरप्राइज ऑन 31 मार्च 24 इज 75,000. के लिमिटेड मेक्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%. 5% का उसने प्रोविजन बना रखा है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला, what is the amount to be recognized as revenue as per AS9 in the books of K Limited for 31 मार्च? रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा सर? रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड होगा. देखो 22 लाख तो ये वाला हो गया, ठीक है, और 2 लाख का 75%, 2 लाख का 75% कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए. तो यानी कि 22 प्लस 1.5, 23,50,000 का रेवेन्यू बुक होना चाहिए. 23,50, ठीक है. What will be the treatment of legal cost and claim for legal action commenced by Mr. Ravi Kumar in the books of K Limited on 31 मार्च 24 as per AS 29? बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? देखो, जो लीगल कॉस्ट इनकर होगी, लीगल कॉस्ट इनकर होगी 45,000, इसका तो प्रोविजन बनेगा. और जो 5 लाख रुपए है, अब इसका नॉट रिमोट चांस है, तो क्या करोगे? इसको कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, इसको एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे. तो प्रोविजन आप बनाओगे 45,000 का खर्चों का, और कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करोगे 5 लाख रुपए की, ठीक है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ शीतल एंटरप्राइज इन द बुक्स ऑन 31 मार्च 24? बताओ इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? बताओ, एडजस्टिंग इवेंट है? यस सर. अर्थक्वेक 30 मार्च को ही होगी थी, तो एडजस्टिंग इवेंट आ गया. अब वो अप्रैल में भले ही बैंकरप्ट हो रही है, लेकिन उसकी कंडीशन तो पहले ही प्रेजेंट है, तो आपको पूरा 75,000 का क्या करना पड़ेगा? लॉस बुक करना पड़ेगा. उसने तो 5% ही प्रोविजन बना रखा है, लेकिन आपको पूरा लॉस बुक करना पड़ेगा 75,000 का. इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट. फुल प्रोविजन ऑफ 75,000 शुड बी मेड इन द फाइनल अकाउंट फॉर 31 मार्च 24. तो पूरा बनेगा प्रोविजन, ठीक है. बस ये 3 ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है. क्लियर है? ये 6 नंबर की थी केस स्टडी. नाउ P Limited has 60% voting right in Q Limited. Q Limited has 20% voting right in R Limited. ठीक है. Also P directly enjoys a voting right of 14% in R Limited. Okay. R Limited is a listed company and regularly supply goods to P Limited. R is a listed company, वो सामान P को बेचती भी रहती है. The management of R Limited has not disclosed any relationship with P Limited while preparing the financial statement of P Limited. Which entities would you disclose as related party with reference to AS18? आपको P के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होंगी. बताओ P के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होगी? बताओ ना. Q होगी, Q तो उसकी वो बन गई, सब्सिडी बन गई. R होगी, R होगी. कैसे होगी? इनडायरेक्टली सब्सिडरी के थ्रू क्या आ रहा है? एसोसिएट रिलेशनशिप आ रहा है. गुड. आर बन रही है भाई. देखो क्या बोला था हमने? एसोसिएट रिलेशनशिप या तो डायरेक्टली आ जाए, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी आ जाए. तो इनडायरेक्टली सब्सिडरी के थ्रू, देखो खुद उसका भी है और इनडायरेक्टली सब्सिडी के थ्रू, दोनों मिलाकर एसोसिएट रिलेशनशिप तो आ ही रहा है भाई. 14% तो उसका ही है, और इसके थ्रू भी आ गया. इसके थ्रू अगर आप निकालोगे तो आपका बन रहा है एसोसिएट रिलेशनशिप, ठीक है. तो ये आपका क्या बन जाएगा? एसोसिएट बन जाएगा. तो क्यू और आर दोनों ही उसके रिलेटेड पार्टीज, ठीक है. 9th, a machinery was given on 3 years lease by a dealer of machinery for equal annual lease rent to yield 20% margin on the cost of machinery which is rupees 3 lakh. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है? 3 लाख. इसमें 20% जोड़ दोगे तो 3,60,000. इसको 3 साल में मतलब लीज रेंट की फॉर्म में आएगा. AS19. इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 years. एस्टिमेटेड आउटपुट फ्रॉम द मशीनरी इज 5 years इज एज फॉलोज. ये आपका मशीनरी का आउटपुट आएगा.
एनुअल लीज रेंट आपको निकालना है, बताओ कौन सा केस है, ऑपरेटिंग लीज वाला केस है ये, तो कैसे लीज रेंट निकालते थे? गुड। कि सर देखो 3 लाख जो है, ये तो आप 3,60,000, ये तो टोटल 5 ईयर्स का आएगा, 5 ईयर्स का आउटपुट जोड़ दो। 3 लाख हम लीज पे दे रहे हैं कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो 3 साल का आउटपुट जोड़ो। 1.5 लाख आ रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका? 180। 180, और आपको 3 साल का लीज रेंट में डिवाइड करना है, 60,000 रुपए। एनुअल लीज रेंट विल बी 60,000 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट, ए लिमिटेड had 1,50,000 shares of common stock outstanding on HR 23. Additional 50,000 shares were issued on 1st November 23 and 32,000 शेयर वर bought back on 1st November 24. कैलकुलेट वेटेड एवरेज, तो निकाल लो फटाफट। बट 1.5 लाख तो पूरे साल के लिए, इंटू 12/12। फिर हमने 50,000 शेयर खरीदे थे नवंबर में, कितने महीने के लिए हो गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इंटू 5/12। और जो बायबैक करे थे हमने 32,000 इंटू में फेब मार्च, 2 महीने, इंटू 2/12, ये माइनस में ले लेना। एग्जैक्ट आ रहा है 5333, कितना आ गया? 1,65,500। टेंथ का भी ठीक है, 1,65,500 ठीक है। नेक्स्ट की स्टडी, ये किसकी है? कैश फ्लो की है। जे लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 23। ठीक है, ये आपको डेटा दे रखा है। इक्विटी कैपिटल 50,000 की, पीएनएल का डेबिट बैलेंस 50,000 का नेगेटिव, 9% डिवेंचर 2 लाख के, लोन फ्रॉम बैंक 3 लाख का, एडवांस गिवन टू सप्लायर्स 45,000 का, प्रोविजन फॉर टैक्स 14,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 450, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 85,000, इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 1,25,000, सन्ड्री डेटर्स 70 और बैंक बैलेंसेस 65,500। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये बैलेंस कब के दे रखे आपको? 31 मार्च 23 की। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज 31 मार्च 23 को जे लिमिटेड डिसाइड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास, अकॉर्डिंगली इट वाज डिसाइडेड। पहले तो इंटरनल रिमिक्स किया है इसने। 9% डिवेंचर इज टू बी सेटल्ड बाय इशूइंग फुली पेड 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, एंट्री डाल लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर विल गिव अप 40% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू 11% डिवेंचर ऑफ 1 लाख। ठीक है, इक्विटी कैपिटल क्या करेंगे? अपनी 40% कैपिटल वेव ऑफ करेंगे और बदले में उन्हें 11% डिवेंचर मिल जाएंगे। बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट टू बी राइट ऑफ, और इक्विटी शेयर इशूड फॉर 1 लाख रुपए के हमने कैश में भी इशू करे। In addition to above, following was also presented on 1 April 23. Interest is received on advance given to supplier of goods 3,000. Taxation liability is settled at rupees 14,000. Debtor of 40,000 is insolvent. Only 40% of the dues are recovered from his estate. Dividend received on investment of Star Limited 1 rupees per equity share invested. Parts of plant and machinery sold at a loss of 3,000. Book value 15,000 rupees. Based on the above case, calculate the आंसर क्वेश्चन 1 to 14 11। अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज, बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा? पहले रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
चलो एक बार ऑपरेटिंग को छोड़ के ये बताओ, इन्वेस्टिंग तो बता ही सकते हो आप। डिविडेंड रिसीव हुआ 1 रुपए पर शेयर, डिविडेंड बताओ 10,000 इंटू 1, तो 10,000 का तो डिविडेंड रिसीव हो गया। और प्लांट एंड मशीनरी आपने 15,000 की मशीनरी 3,000 के लॉस पे 12,000 में बेच दी, तो 10,000 प्लस 12,000 22,000 रुपए का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्लो है, 22,000 का इन्वेस्टिंग फ्लो है। अच्छा एडवांस भी दिया था पर वो सप्लायर को दिया था, ठीक है, तो 22,000 आना चाहिए इन्वेस्टिंग, ये तो 22 है, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन 1 अप्रैल 2023, ये आपको फिर वही फाइनेंसिंग निकालना पड़ेगा। चलो देखो कोई नहीं, अब पहले इक्विटी वाला निकालो, ऑपरेटिंग फ्लो निकालो, पहले रिकंस्ट्रक्शन कर लो आप, डायरेक्ट मेथड लग जाएगा वैसे इसमें। देखो डेटर से कलेक्शन कितनी हुई है, 40,000 के तो इंस्टॉलमेंट हो गए, 40% इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। बाकी और कुछ नहीं आया। एक तो 3,000 का तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस आया, तो 3,000 तो ये ऐड कर दो, 16,000 अगर मैं ये ऐड कर देता हूं, और टैक्स लाइबिलिटी 14,000 माइनस कर देता हूं, देखना 11th का भी, हाँ ठीक है 5,000 यही है। देखो कैसा आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, एक तो वो कह रहा है ना कि इंटरेस्ट आया, सप्लायर को एडवांस दिया था तो उससे इंटरेस्ट आया 3,000, तो ये ऐड हो गया, टैक्स लाइबिलिटी आपने सेटल करी है, ये माइनस हो गया, और वो कह रहा है 40,000 का डेटर इंसॉल्वेंट हो गया था जिससे सिर्फ 40% ही रिकवर हुआ, तो 16,000 ही रिकवर हुआ, 16 प्लस 3 माइनस 14, कितना हो गया आपका 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आया, तो 5,000 ऑपरेटिंग फ्लो हो गया। और फाइनेंसिंग में क्या जाएगा, शेयर इशू करे थे, सिर्फ 1 लाख के शेयर इशू करे, 1 लाख ही आया, और तो कुछ नहीं है, बाकी एक्सचेंज वाले केसेस है, ठीक है, अदर देन कैश वाले हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग फ्लो 5,000 है, इन्वेस्टिंग फ्लो 22,000 है, और फाइनेंसिंग फ्लो 1 लाख है, तो टोटल कैश फ्लो कितना हो गया आपका 127। ओपनिंग कैश बैलेंसेस 65,500, तो 127 प्लस 65,500 192,500 का क्लोजिंग आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ओके है बिल्कुल, ठीक है। बैलेंस ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज, इक्विटी कैपिटल आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज, देखो इक्विटी वाले पॉइंट्स देखो क्या क्या है, पहले तो 9% डिबेंचर टू बी सेटल बाय इशूइंग फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ, तो 15,000 1.5 लाख के तो शेयर यहां इशू हो गए, सिर्फ आपको इक्विटी कैपिटल निकालना है, तो मेरे को पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर वो कैपिटल रिडक्शन पूछता तो वो भी निकाल देते, फिर 1.5 लाख के शेयर तो आपके यहीं पर इशू हो गए। अच्छा इक्विटी शेयर विल गिव अप 40%, 40% रिड्यूस हो गए, 50,000 का 40% कितना हुआ 20,000, तो 20,000, हाँ जी कैसे बता, 5 लाख है ये, चलो भाई 5 लाख हो गए, ठीक है, तो 5 लाख का 40%, 2 लाख रुपए ये कम हो जाएंगे, क्योंकि 40% गिव अप कर रहे हैं ना वो, तो 2 लाख यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे, और 1 लाख के शेयर हमने और इशू कर दिए, तो 1.5 प्लस 1 2.5 माइनस 2 550, और एग्जिस्टिंग भी तो थी, ठीक है, तो 5 लाख हमारी एग्जिस्टिंग थी, उसमें से 2 तो चले ही गए, 3 लाख तो ये बच गए, 3 लाख प्लस 1.5 लाख और इशू हुए थे, हमने डिवेंचर को इशू करे थे, और 1 लाख हमारे कैश में इशू हुए थे, 3 4 5 5.5, वही आ गया था ना 550, 5.5, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फिक्स असेट, देखो जी, फिक्स असेट हेल्ड फॉर सेल इज क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, फिक्स असेट हेल्ड फॉर सेल ये कहां जाता है, फिक्स असेट वैसे कहां जाता है, नॉन करंट असेट में जाता है, लेकिन फिक्स असेट अगर आपने बेचने के लिए रख दिए तो फिर वो आपका करंट असेट बन जाता है, ठीक है, तो करंट असेट्स, क्लियर है।
हो गए सारे एमसीक्यूज? और कोई करना है एमसीक्यू? आप बताते ना। एमटीपी, सितंबर का एमटीपी है, उसमें कोई अच्छे क्वेश्चन है? दिखाना। अगर अच्छा है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर टाइम खराब करने का फायदा नहीं है। देखो पहले वाला तो AS2 का बहुत नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, तो आप कर लोगे। बायबैक का है, कुछ नहीं है इसमें भी। ऐसे तो कुछ कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे, नॉर्मल नॉर्मल से ही है। चलो कोई नहीं, निकाल लेता हूँ मैं। एमटीपी सीरीज 2 सितंबर, ठीक है। कैश फ्लो, कुछ भी कर लो, ब्रांच कर लेंगे।
आइए जी, देखो अब ये सितंबर वाला एमटीपी है, सितंबर के टाइम पे जो था एमटीपी सेट 2, ये बस ये लास्ट करा रहा हूँ और नहीं करेंगे फिर, और बाकी भी काम करना है काफी, पढ़ लो। अंशुल मैन्युफैक्चर्स, अंशु मैन्युफैक्चर्स परचेज 20,000 kg of raw material at 170 per kg. Direct transit cost incurred is 5 lakh rupees. Normal transit loss is 3%. ठीक है, नॉर्मल लॉस है। अंशुल मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली रिसीव्ड 19,000 kg of raw material. 20,000 का 3% कितना होगा? 600। तो बचा कितना? 19,400, 19,400, 19,000, तो 400 का एबनॉर्मल लॉस भी हो गया। ड्यूरिंग द ईयर इट कंज्यूम्ड 17,600 kg ऑफ रॉ मटेरियल, तो 19,000 में से 17,600, इन्वेंट्री कितनी बची? 1,400 आया ना, 19,000 आया, उसके बाद उसमें 17,600, 19,600 थोड़ा आया, 19,000 आया, तो 1,400 की इन्वेंट्री बच गई। फर्दर इंफॉर्मेशन, द परचेज प्राइस इंक्लूड्स 15 रुपए पर केजी एज जीएसटी। ये जो 170 है ना, इसमें 15 रुपए तो जीएसटी है, जिसका पूरा क्रेडिट मिलेगा तो वो हटाना पड़ेगा, आईटीसी मिलेगा इसका। तो एज्यूम देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना होगा? 170 में से 15 का तो जीएसटी हटा दो आप, तो कितना बचा आपका? 155। बताओ क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल? भाई अब नॉर्मल लॉस एडजस्ट करना, नॉर्मल लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा ना आपको। तो 15 रुपए पर केजी, तो आप जीएसटी हटा दो, 155 तो यही हो गया आपका। तो 155 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 3% माइनस कर दो 20,000 का, तो 600 माइनस कर दिया तो 19,400। हाँ जी, क्या आया बताओ? कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या आएगा? देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो अभी मटेरियल कॉस्ट पूछा मैंने, इन्वेंट्री का नहीं पूछा। वो जो हम करने लग गए थे वो इन्वेंट्री का करने लग गए थे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो 20,000 इंटू 155, दैट इज कितना था ये? 31 लाख, प्लस आप ट्रांजिट कॉस्ट भी ऐड करोगे 5 लाख, 36 लाख, ये आएगी ना मटेरियल कॉस्ट। तो वो तो इन्वेंट्री के लिए करेंगे नॉर्मल लॉस एडजस्ट, ठीक है। अब आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दो कितनी होगी। ये जो 36 लाख है ये 19,400 के हिसाब से 1400, 259,793 यार, तो 259,700 हो सकता है, 259,700 के आसपास हम ले सकते हैं फिगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। ये पता है क्यों राउंड फिगर आया होगा? उसने 31 लाख को भी ऐसे प्रोपोर्शनेट किया होगा, 5 लाख को अलग किया होगा, तो फिगर ये आ जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन स्टिल आपका 259,700 के आसपास की फिगर बनेगी। हाँ, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितनी रहेगी बताओ? कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 36 लाख डिवाइडेड बाय 19,400, 185.5, 185.5 ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये पता कैसे लगा? कॉस्ट पर केजी ये निकाली थी हमने, 36 लाख थी डिवाइडेड बाय 19,400, ये होगी ना। एबनॉर्मल लॉस कितना डेबिट होगा पीएनएल में? 185.5 इंटू एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी थी 400, 74226 समथिंग, 74226, 74,200 के आसपास ले लो, थर्ड ले लो।
ठीक है, ऑप्शन सही है हमारे सारे। ठीक है, वो थोड़ा बहुत चल जाएगा राउंड फिगर। क्लियर है? नेक्स्ट, आजाद लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर: 10% प्रेफरेंस कैपिटल 2500 लाख, इक्विटी कैपिटल 8000 लाख, सीआरआर 1000 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 800 लाख, जनरल रिजर्व 6000 लाख, पीएनएल अकाउंट 300, कैश 1650 और इन्वेस्टमेंट 1500, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट इज 3000। The company decides to redeem all its preference share at a premium of 10% and buy back 25% of the equity share at 15 रुपए पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम करती है उसने 10% प्रीमियम पे, और इक्विटी शेयर 25% पे उसने बाय बैक कर लिया। नाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू 1000 लाख वर सोल्ड एट 3000 लाख। सारी इन्वेस्टमेंट नहीं, 1000 की मार्केट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट 3000 में बेची है। ये जो 3000 कॉस्ट दे रही है ये 1500 की है, तो 1000 की प्रोपोर्शनेट करके निकाल लोगे, 2000 हो जाएगी। 2000 को आपने 3000 में बेचा तो 1000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। एंड रेज अ बैंक लोन ऑफ 2000 लाख, 2000 का उसने लोन भी ले लिया। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, अमाउंट ऑफ पीएनएल ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1000 लाख प्रॉफिट। ये पता कैसे निकाला 1000 लाख कि देखो 3000 की जो कॉस्ट है ये 1500 की मार्केट वैल्यू की है, और आपने क्या कह रहा है वो 1000 रुपए की मार्केट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट बेची है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? उसकी कॉस्ट आ जाएगी 2000। ये 2000 की कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट को आपने 3000 में सेल कर दिया, तो आपका 1000 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1000 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल फॉर बायबैक आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बताओ, प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम करे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचेगा? प्रेफरेंस शेयर का जो प्रीमियम है 10%, 2500 लाख का 10% कितना हो गया? 250 लाख। 250 अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर देते हो, अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? प्रेफरेंस शेयर आपने 10% प्रीमियम पे रिडीम करे ना, तो 2500 लाख का 10% 250 लाख हो गया हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करोगे तो कितना बचेगा सिक्योरिटी प्रीमियम? 550 लाख। वही पूछा उसने, 550 लाख। टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर कितना बनेगा? सीआरआर कितना बनेगा? देखो, क्या कोई फ्रेश शेयर इशू करने की बात हो रही है? पूरे क्वेश्चन में कहीं फ्रेश शेयर इशू करने की बात नहीं हो रही। तो जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, जितनी नॉमिनल वैल्यू का बायबैक हुआ है, दोनों का सीआरआर बनेगा। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 2500, तो 2500 का तो ये सीआरआर बनेगा। और इक्विटी 25% बायबैक करी है, तो इक्विटी कैपिटल इज 8000, 8000 का 25% इज 2000। ठीक है, तो 2000, 4500 का सीआरआर बनेगा। समझ में आया भाई? 2500 तो यही हो गया, ये तो सारे रिडीम हो गए, और 8000 का 25% ये तो बायबैक किया है, तो यानी कि 2000 हो गया। ठीक है, तो 2500 प्लस 2000, 4500 का आपका सीआरआर बनेगा। कैश बैलेंस आफ्टर बायबैक। ओके, बायबैक के बाद बताओ कैश बैलेंस कितना होगा? मैं उम्मीद करता हूँ एंड लास्ट वाला ही पूछ रहा है, या खाली बायबैक के बाद का पूछ रहा है। अभी इसने क्लैरिटी नहीं दी, क्योंकि अगर बायबैक के बाद का पूछूंगा तो मैं बायबैक वाला अमाउंट लेस करूंगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैश बैलेंस कम है। ठीक है, तो फिर पूरा एंड वाला ही पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो देखो 1650 पहले से ही था, पहले आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी तो 3000 लाख तो इन्वेस्टमेंट का आ गया, प्लस 2000 का आपने लोन भी ले लिया, तो 2000 तो ये हो गया। तो टोटल बैंक बैलेंस अवेलेबल है 3 4 5 6 6650 तो बैंक अवेलेबल है। अब माइनस प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे थे आपने 10% प्रीमियम में, तो 2500 प्लस 2750 तो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिए। और बायबैक किया था आपने 8000 डिवाइडेड बाय 10, 200 इंटू 15, तो बायबैक आपने 3000 का किया। अब देखो कितना बैलेंस बचा? 900 बचा, 900 का बैंक बैलेंस बचा आपका। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 3। ऑन 1 अप्रैल 22, Hello Limited approached a software company for implementation of SAP ERP for its organization। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, AS 26 हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स।
द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सैप ईआरपी इज 25 लाख और टाइम रिक्वायर्ड इज 15 महीने. ओके. The company also required to pay 1 lakh annually after implementation of maintenance and normal updation of ERP. हर साल 1 लाख रुपए पे करना है. ये कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट में आएगा ही नहीं. 25 लाख तो आएगा, इन्वेस्टमेंट हो गई है, लेकिन जो 1 लाख रुपए आपको एनुअल मेंटेनेंस पे करना है ये आपका नहीं आएगा. ठीक है. द इम्प्लीमेंटेशन वर्क स्टार्टेड इन जून 22 एंड कुड नॉट बी फिनिश्ड इन 15 महीने. जून 22 में स्टार्ट हुआ, 15 महीने में पूरा नहीं हो पाएगा. द ईआरपी वाज इंप्लीमेंटेड इन मई 24. ड्यू टू डिले इन इंप्लीमेंटेशन द वेंडर रिफंडेड 2 लाख रुपए. क्योंकि टाइम पे पूरा नहीं हुआ ना, तो वेंडर ने 2 लाख रुपए वापसी दे दी उसे. कंपनी रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट सैप ईआरपी इन सितंबर 23, 15 months from June 22, and after 2 years the company has got SAP ERP more upgraded with the latest version and additional features and function. Also increase its speed and usage of Hello Limited for 7 लाख रुपए. ओके. वो कह रहा है 2 साल बाद उसने और एडिशन कराई, बट एडिशन कराने की वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ गई, यूसेज भी बढ़ गई, तो ये खर्चा कैपिटलाइज होगा. बोलो, एफिशिएंसी बढ़ गई. ठीक है, तो ये कैपिटलाइज होगा. आपका सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है तो ये कैपिटलाइज होगा. On which date intangible asset should be recognized? बताओ कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए. बताओ कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए. उसने तो सितंबर 23 में 15 महीने पूरे होते ही रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन वो पूरा ही 15 पूरा कब हुआ है? मई 24 में हुआ है. तो आप इंटेंजिबल एसेट कब रिकॉग्नाइज करोगे? मई 24 में करूँ या सितंबर 23 में करूँ? सर जब पूरा होगा तभी तो रिकॉग्नाइज करोगे. उसने 15 महीने में कर लिया, अभी तो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. ठीक है, तो भी इंटेंजिबल एसेट कैसे रिकॉग्नाइज कर लूंगा? तो मई 24 में ही रिकॉग्नाइज होगा. तो मई 24 व्हेन द सैप एक्चुअली गॉट इंप्लीमेंटेड. ठीक है. एट व्हाट अमाउंट सैप ईआरपी वुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट? किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूं इनिशियली? सर 25 लाख का था, 25 लाख का था, और हर साल 1 लाख पे करेंगे, ये तो आएगा नहीं. लेकिन 2 लाख रुपए रिफंड भी आ गया, तो नेट कॉस्ट इज 23 लाख रुपए. तो 23 लाख पे रिकॉग्नाइज होगा. 25 माइनस 2, 23 लाख रुपए. ये 7 लाख रुपए तो बात की बात है. तो इनिशियली तो 23 लाख पे होगा. इनिशियल पूछा है ना उसने स्टार्टिंग में, वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है. हाउ शुड एनुअल मेंटेनेंस एंड अपडेशन एक्सपेंस शुड बी अकाउंटेड फॉर? शुड बी कैपिटलाइज्ड विद इंटेंजिबल एसेट? नो. शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट इंटेंजिबल एसेट? नो. शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन पीएनएल एनुअली? आंसर इज यस. थर्ड, खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे. During the implementation period, how the expenditure incurred will be accounted for? मतलब वो बाद वाले खर्चे की बात कर रहा है. ठीक है, जो 7 लाख रुपए का और खर्चा हुआ था उसको कैसे अकाउंट करोगे? क्या ये पीएनएल में जाएगा? नो. इट इज रिकॉग्नाइज एज एन एसेट इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. इट इज डिस्क्लोज इन द नोट्स एंड विल बी रिकॉग्नाइज व्हेन कंप्लीट. और इट इज विल बी रिकॉग्नाइज एज एन आइटम ऑफ पीपी. पीपी कहां से आ गया? ठीक है, ना तो पहला है ना ये है, दोनों में से बताओ. हाँ. एक चीज बताओ, क्या हम इंटेंजिबल एसेट हो या पीपी क्यों ना हो, खर्चा चलता रहता है तो खर्चा पूरे होने के बाद ही रिकॉग्नाइज करते हैं, या जैसे जैसे एक्सपेंस होता रहता है वैसे वैसे उसे बुक करते जाते हैं? सर वैसे वैसे एज अ डब्ल्यूआईपी या इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बुक करते जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा. ये चीज पीपी में भी तो हो सकती है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा. ठीक है. फोर्थ, Vijay Limited borrowed 30 lakh at an interest rate of 5% per annum and purchased plant and machinery for rupees 60 lakh using borrowed funds and started production. Okay. It took 1 year time for Vijay Limited to create optimum market for the goods manufactured and generate revenue. How much borrowing cost can be capitalized with the cost of plant and machinery? कितनी borrowing cost capitalize करोगे? 30 लाख का 5%, 1.5 लाख रुपए. बोलो. बोलो. सही है गलत है?
गलत है। पता है क्यों गलत है? बोलो, पता है क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, परचेज्ड एसेट, एसेट को परचेज करने का खर्चा है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना है। ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं बना, ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि रेडी टू यूज एसेट आपने परचेज किया है, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा क्वालिफाइंग एसेट, तो आंसर इज नील। नाउ, cost of inventory of items that are not ordinarily interchangeable and goods or service produced segregated for specific project should be assigned by using the cost formula। बताओ क्या आएगा कॉस्ट फॉर्मूला? ऐसी आइटम्स जो इंटरचेंजेबल नहीं है, बिल्कुल यूनिक नेचर के आइटम है, तो उस पर आप क्या कॉस्ट फॉर्मूला यूज करते हो? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो मेथड होते हैं ये आपके जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड होते हैं। Security held as stock in trade held by the entity R. Securities held as stock in trade by the entity R. वो सिक्योरिटी जिसको आप एज अ स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहे हो, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। स्टॉक इन ट्रेड है तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगी? तो नॉट इन्वेस्टमेंट्स, नॉट एन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जैसे ब्रोकर के पास सिक्योरिटीज रखी होती है। चलो भाई, तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। आई होप आपको एमसीक्यूज थोड़े क्लियर हुए होंगे। बाकी तो देखो प्रैक्टिस है एमसीक्यूज में, जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में आपको केस स्टडी को यूनिक ही मिलेगी, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, तो ये आपको पता लगे कि भी कैसे कैसे पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एएस बेस्ड ज्यादा आपकी केस स्टडीज होती है, एएस ज्यादा चांसेस होते हैं केस स्टडीज में आने के, ठीक है, तो आपको एएस की बारीकी से नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कई बार चीजों में हम थोड़ा गेस वर्क भी चला सकते हैं। कुछ एएस ऐसे होते हैं जो काफी जनरल होते हैं, तो उसमें आप गेस वर्क भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को पक्का रखो, फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।